Hi everyone, welcome to my channel Study Smart. Today the topic that I'm going to start is the concepts of macroeconomics. In the coming days, I'm going to upload more videos. We are going to complete this course of macroeconomics, right? So the first topic today is the concepts of macroeconomics. आज की क्लास में हम concepts करेंगे, importance करेंगे, limitations करेंगे macroeconomics की and what is the difference between micro and macro. ये कुछ concepts हैं जो आज की क्लास का एजेंडा है. Now let's quickly start. सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? सो इन द वर्ड्स ऑफ P.A. सैमुअल्सन, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं. इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. सो हेयर आई हैव द डेफिनेशन गिवन बाय हिम. इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी को जब हम कंप्लीट पे स्टडी करते हैं, एज अ होल जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट्स को, के थ्योरीज़ को, के लॉज, प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही हमें पता चलता है दैट व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द नेशनल आउटपुट. कंट्री का आउटपुट कितना है, कंट्री की प्रोडक्टिविटी क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसी है, प्राइजेस कैसे हैं इस कंट्री में. ये जब चीज़ें जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं जो कंट्री के बारे में हमें बताते हैं, इसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट. So in the words of P.A. Samuelson, it is a study of behavior of the economy as a whole. As a whole economy कैसे behave कर रही है. इंडिविजुअल लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट. बट जब हम होल लेवल पे इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट. एंड इट एग्जामिन्स द ओवरऑल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके के क्वेश्चंस के हमें आंसर देता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है व्हाट इज़ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. किन रीजंस की वजह से नेशनल आउटपुट चेंज हो रहा है. आई मीन व्हाट इज़ द रीज़न कि कभी कंट्री का नेशनल आउटपुट बहुत हाई चला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कभी बहुत लो चला जाता है. इस चीज़ों के आंसर्स हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से पता चलते हैं. व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड. हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं या हमारे एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज़ करने हैं या डिक्रीज़ करने हैं तो ये सब चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से ही पता चलती हैं. फॉर एग्जांपल, कंट्री में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ओवरऑल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाती है, राइट. फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे चीज़ों को डिटरमाइन करती है. एक्सपोर्ट्स के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो बनती है. इम्पोर्ट्स पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस डालनी है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आती है. तो ये सब चीज़ें उन्हें कैसे पता चलते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, राइट. वो लोग माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी नहीं करते हैं, दे स्टडी एट अ नेशनल लेवल. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल कैसे चेंज हो रहा है, चीज़ों में क्यों इन्फ्लेशन आ रहा है, चीज़ें क्यों एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर क्यों कम हो रही है, आउटपुट क्यों चेंज हो रहा है. इस सब चीज़ों के आंसर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलते हैं. इसके बाद आता है the difference between micro and macro. Now this is a very basic concept. I have seen students taking the entire classes only to understand the difference between micro and macro. See, it is very simple. Micro word का मतलब होता है small, individual. Macro word का मतलब होता है large, something that is the sum of so many things, right. ये सीधा सा मतलब है between micro and macro. जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में किसी इंडिविजुअल लेवल पे, एक कंज्यूमर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम एक कंज्यूमर का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसे माइक्रो स्टडी कहते हैं, राइट. वी आर स्टडिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल. हम इंडिविजुअल लेवल पे देखना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है. बट जब यही स्टडी हम एग्रीगेट लेवल पे ले जाते हैं, जैसे कि पूरी कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है, पूरी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है, कंट्री का टोटल आउटपुट कितना है, जनरली कंट्री में क्या प्राइस रेट चल रहा है, जब हम ऐसी स्टडी करते हैं जिसे हम एग्रीगेट स्टडी कहते हैं तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. लेट्स सी द डिफरेंसेस वन बाय वन. सबसे पहला, माइक्रो में हम इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्टडी द मार्केट ऑफ निसान कार्स. सिर्फ निसान कार, मैं ओवरऑल कार इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक निसान कार की मैं मार्केट को स्टडी करने जा रही हूँ कि उसमें डिमांड कैसी है और एक सप्लाई कैसी है. इसे हम कहेंगे माइक्रो लेवल की स्टडी.
लेकिन मैं ओवरऑल कार इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बता रही हूँ कि ओवरऑल इंडिया में टोटल इतनी कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, तो मैं उसे मैक्रो की स्टडी कह सकती हूँ, राइट। माइक्रो मुझे बताएगा कि एक गुड के प्राइस में कैसे चेंज आ रहा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम लोग डिमांड कर्व बनाते हैं और सप्लाई कर्व बनाते हैं और हमें उससे पता चलता है कि प्राइजेस क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट अनियन। अनियन के क्या प्राइजेस चल रहे हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अनियन ड्रॉ करेंगे, हमें पता चल जाएगा। मैक्रो मुझे इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल बताएगा। अब एक बात बताइए, कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कैसे निकलता है? क्या आपने कभी सुना है कि अनियन का इन्फ्लेशन रेट इतना है, टोमेटो का इन्फ्लेशन रेट इतना है, ब्रेड का इन्फ्लेशन रेट इतना है? नहीं, हम कभी भी इंडिविजुअल चीज़ों का इन्फ्लेशन रेट नहीं निकालते हैं। इन्फ्लेशन रेट निकलता है जनरली। हम कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके प्राइजेस लेते हैं, बेस ईयर प्राइस लेते हैं, सबका करेंट ईयर प्राइस लेते हैं और हम बताते हैं कि जनरली भाई प्राइजेस इतने इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, सारी कमोडिटीज़ के प्राइस ले लिए, इसलिए इसे मैक्रो कॉन्सेप्ट कहेंगे। थर्ड, माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेबर मार्केट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द लेबर मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कितनी डिमांड है और कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अवेलेबल हैं। तो ये हो गई माइक्रो स्टडी, क्योंकि मैं इंडिविजुअल लेबर मार्केट को स्टडी कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं जानना चाहती हूँ कि पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर मैं ऐसी स्टडी कर रही हूँ तो उसे हम मैक्रो स्टडी करेंगे, बिकॉज आई एम स्टडिंग एट एन एग्रीगेट लेवल। अब ये जितने भी लोग हैं जो कंट्री में काम करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई MBA ग्रेजुएट होगा, कोई 12th पास होगा, कोई वोकेशनल स्टडी करके आया होगा, मैं उन सबको सम अप कर रही हूँ। सो दैट्स अ मैक्रो लेवल स्टडी, राइट, व्हेन आई एम एडिंग एवरीथिंग। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपको पता होगा जब भी हम माइक्रो में डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, हम लिखते हैं दिस इज़ द डिमांड ऑफ कंज्यूमर एक्स। ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है। मैं एक कंज्यूमर का बिहेवियर जानना चाहती हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम निकालते हैं, हम एक कंज्यूमर को बताते हैं कि इस कंज्यूमर का प्राइस बजट इतना है, उसको सेटिस्फैक्शन इतनी मिल रही है, तो उसको यहाँ पे वो उसको इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सो वी टेल अबाउट वन कंज्यूमर, राइट। लेकिन मैक्रो में हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में आ जाती है टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री। टोटल कंट्री की डिमांड कितनी है? जैसे कि अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो इंडिया में एग्रीगेट डिमांड, द टोटल डिमांड इन इंडिया इज़ मोर देन द डिमांड कंबाइंड ऑफ US एंड UK। यूनाइटेड स्टेट्स और UK की डिमांड को कंबाइन कर दें, उसके बाद भी इंडिया में डिमांड ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स इंडिया में आके सेटअप करती हैं। तो ये कैसे पता चला है? मैक्रो से पता चला है। हम ओवरऑल लेवल पे देखते हैं कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। एंड लास्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड। माइक्रो में हम एक गुड का सप्लाई कितना है ये हम बता सकते हैं। हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं ऑफ कमोडिटी X या कमोडिटी Y, हम एक का सप्लाई कर्व ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन मैक्रो में हम कभी भी ऐसे नहीं करते। हम बताते हैं कि कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल मिला के कितना सप्लाई दे सकते हैं हर चीज़ का। सो दैट्स एन एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं मैक्रो कॉन्सेप्ट, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो एंड अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल डिफरेंस है। जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या मैं एक की बात कर रही हूँ या मैं सम टोटल की बात कर रही हूँ? दैट्स ऑल, यू विल गेट योर आंसर, राइट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ज़रूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस आई थिंक आप सबको अच्छे से पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए, राइट। प्रोड्यूसर को अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना सेट करना है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंज्यूमर को अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में अगर ये डिसाइड हो रहा है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, कंट्री का पॉलिटिकल, सोशल और लीगल स्टेटस कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, राइट, इलेक्शंस हैं, तो मिनिस्टर्स वगैरह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब हमने इस कंट्री को संभाला है तो कंट्री की ग्रोथ इतनी हुई है, GDP ग्रोथ रेट इतना गया है। वो लोग ये चीज़ें बताते हैं हमें, राइट। उसी के बेसिस पे हम लोग गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स पॉलिटिकल स्टेटस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगला आता है सोशल स्टेटस। जब तक आपको कंट्री का नेशनल
आउटपुट नहीं पता होगा, जब तक कंट्री की ग्रोथ रेट नहीं पता होगा, जीडीपी नहीं पता होगा, आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? तो सोशल स्टेटस भी इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। और लास्ट आता है लीगल स्टेटस। जो भी लॉज बनते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं कंट्री में, वो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट येस फ्यू ऑफ देम इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो जब तक हम कंट्री को मैक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हमें कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस नहीं पता होगा, हम कंट्री का पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस और लीगल स्टेटस भी उसी पे डिपेंड करता है। नंबर 1। सेकंड, continuous confrontation of macroeconomics problems. Right now we are living in the era of disturbance. आपने देखा होगा 2008 में रिसेशन आया, फिर 2012 में भी डाउनवर्ड्स आया था, अब 2020 में पैंडमिक आया है, इसके बाद भी रिसेशन आया है। कॉन्स्टेंटली हम लोग देख रहे हैं दैट वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ डिस्टर्बेंस। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होता रहता है, और ये डिस्टर्बेंस को मेजर कैसे करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट एनी हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक जीडीपी, ये सब चीज़ें तो मुझे बताती हैं कि मेरी कंट्री कहाँ किस तरफ जा रही है और मुझे किस हिसाब से उसे संभाल के रखना है। कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अगर आ जाएगी, अब मुझे पता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, जब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कितने लोग हैं जो जॉब करने के लिए रेडी हैं और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तब तक आई कैन नॉट वर्क ऑन देम। तो कॉन्टीन्यूसली ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, इकोनॉमीज़ आर गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है। कोई एमएनसी किसी कंट्री में जाके काम कर रही है, कोई किसी कंट्री में जाके काम कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक यूनियंस हो रहे हैं। इकोनॉमिक यूनियंस का मतलब होता है जब 2 या 3 कंट्रीज़ मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, हम लोग एक दूसरे पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे इंपोर्ट्स पे, इसे यूनियंस कहते हैं। अब ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली होती रही हैं, इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस दूसरी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें होने की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यू शुड नो हाउ योर कंट्री इज़ परफॉर्मिंग, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, कितने आप डिपेंडेंट हैं दूसरी इकोनॉमी पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ इंपॉर्टेंट इन द मार्केट सिस्टम। अगर हम कहें कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, लेट द डिमांड एंड सप्लाई वर्क ऑन इट्स ओन, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कंट्री में रिसेशन आएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर्स दे वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड कंज्यूमर्स दे वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो गवर्नमेंट को हमेशा ये पता होना चाहिए कि फ्री मार्केट कैसे काम कर रही है एंड नोबडी इज़ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। और ये कैसे पता चलेगा एक्सप्लॉइटेशन? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके, और तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा वेदर शुड आई इंटरफेयर इन दिस मार्केट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में पैंडमिक्स की बात करें तो चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, राइट? पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट अब इस सिचुएशन में क्या कर रही है, जो चीज़ें नेसेसिटी हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। गवर्नमेंट इज़ इंटरफेयरिंग देयर दैट यू कैन नॉट चार्ज द प्राइस हायर देन दिस। और ये गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि मुझे इंटरफेयर करना है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके, राइट? गवर्नमेंट एक एक कस्टमर के पास तो नहीं जा सकती, गवर्नमेंट तो एग्रीगेट लेवल पे ही स्टडी कर सकती है। एंड लास्ट आता है यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल जाना चाहती है, वो किसी और कंट्री में अपना सेटअप करना चाहती है, तो उसको स्टडी करनी पड़ेगी। ये स्टडी कैसे पता चलेगी? बोथ माइक्रो एंड मैक्रो की स्टडी करके, दोनों की स्टडी करके ही उसे पता चलेगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ल्यूक्रेटिव है, मुझे यहाँ पे एंटर करना चाहिए, राइट? So these are the importance of macroeconomics variables. I hope you have understood them. Here I have written the brief points. Once the concept is clear to you, you can explain the concepts yourself. Very good. और लास्ट टॉपिक आज का है limitations of macroeconomics variable. Macroeconomics की डेफिनेटली कुछ limitations भी हैं, तभी हमें microeconomics की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट? सबसे पहली लिमिटेशन है इट इग्नोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मेरी कंट्री में सैलरीज और लेट्स से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, राइट? द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। लेकिन क्या पता ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से है? मतलब क्या पता जो कैपिटल मार्केट है, जैसे कि बड़ी सारी कैपिटल इंडस्ट्रीज़ कंट्री में आ गई हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कंट्री में आ गई है, बहुत अच्छी मशीन्स और इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से कंट्री में नेशनल ग्रोथ हो रही है।
तो लेकिन क्या इसका एक ड्रॉबैक नहीं है? क्योंकि कंट्री में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी ज़्यादा मशीन्स आ गई है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेबरर्स जॉब ख़त्म हो गई हैं। स्किल लेबर के लिए तो जॉब है, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए जॉब ही नहीं है, उसकी जगह आपने मशीन्स बना दी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ने तो ये बताया कि जी कंट्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमें डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि भाई टेक्नोलॉजिकल मार्केट या कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन लेबर मार्केट में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे नहीं बताएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर देता है, ये हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं बताता है। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंडिया में सैलरीज इंक्रीज़ हो गई हैं, एग्रीगेट सैलरीज लेट्स से इंक्रीज़ हो गई हैं। लेट्स से मैंने बोला कि ओवरऑल लेवल पे सैलरीज 2% से इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में टीचर्स की सैलरीज तो 20% से इंक्रीज़ हुई हैं। टीचर्स की सैलरीज में 20% इंक्रीज़ आया है, लेकिन जो MBA ग्रेजुएट्स हैं उनकी सैलरी में 5% डिक्रीज़ आया है। ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको ओवरऑल फिगर ही देगा, वो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं बताएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकेंड डिसएडवांटेज है एग्रीगेट्स आर नॉट द रियलिटी, दे आर एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। इसका मतलब एग्रीगेट फिगर्स कभी भी एक्चुअल नहीं होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल नेशनल इनकम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। एक्चुअल अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं ये निकालना इम्पॉसिबल है। आप कभी भी ये फिगर्स एक्चुअली नहीं निकाल सकते हो। हम इन फिगर्स को सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। तभी आप हमेशा याद रखिए, जब भी नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आता है हम वहाँ पे लिखते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम हमेशा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कंट्री ने कितना इनकम प्रोड्यूस किया है। एक्चुअली ये फिगर्स हमें कभी भी नहीं मिल सकते हैं। So that these two are the major limitations of macroeconomics. Number one, it ignores structural changes. ये structural changes को ignore करता है. Number two, ये सिर्फ actual figures नहीं देता है, ये हमें सिर्फ estimated figures देता है. Right class? So this was the basic concepts of macroeconomics, introduction, difference between micro and macro, importance of macroeconomics and limitations of macroeconomics. In the next video, I'm going to cover the topic macroeconomic variables, right? So guys, if you like the video, please give me a thumbs up, write in the comment section how did you like it, and keep studying, study smart. Thank you so much.